बाद में मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तक मेरी बच्ची की लाश देने को है। ये आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर महाराष्ट्र के भंडारा से। बड़ा हादसा, दुखद हादसा। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में आधी रात को आग लग गई। बचाव अभियान चलाने से पहले 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को फायर ऑडिट कराना जरूरी होगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मुझे बताया गया है, प्रथम दर्शनी की वहां पर आग लगी और वो फायर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निर्माण हुआ। वहां पर जो भी नर्स और वार्ड वाइज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधा चलेंगे, मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, भले ही राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अस्पताल स्टाफ कहां था? अगर वहां पर आग लगी, फायर लगी, तो अलार्म क्यों नहीं बजा? बहुत सारी खामियां भी हैं जो वहां से निकलकर अब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो नवजात बच्चे हैं उनकी केयर के लिए, नेटल केयर के लिए एक ज्यादा स्टाफ कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में डिप्लॉय किया जाता है, अक्सर नाइट शिफ्ट में। तो शॉर्ट सर्किट होने की जो घटना सामने आ रही है, उसमें आग लगने में जितना समय लगने के बाद जो आग फैली है, धुआं उठा है, तो कितने टाइम में वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उन बच्चों को उस सेक्शन से कितनी देर में निकाला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अभी तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में है महाराष्ट्र सरकार। कंपनसेशन अनाउंस की जा रही है, फायर ऑडिट अनाउंस किए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस आप इसे कह सकती हैं कि नर्सिंग होम में आग लगने से शॉर्ट सर्किट रात के 1:30 बजे हुआ था। तुरंत ही अगर कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, तो फिर 10 बच्चों की जानें सफोकेशन से, यानी कि स्मोक इनहेलेशन से, वो आग के धुएं को इनहेल करने से कैसे चले गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है। नवजोत, और बड़ी बात तो मुस्तफा देखिए ये भी है, क्योंकि अस्पताल लीपापोती कर रहा है अभी। अब ये बात हो रही है कि फायर ऑडिट करवा लिया जाए, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि स्टाफ कुल कितना था वहां पर, स्टाफ समय से क्यों नहीं पहुंचा। लगातार सुबह से आज तक इस पूरी बड़ी खबर पर नजर बनाया, जिसमें बहुत सारी खामियां निकलकर सामने रही। मुस्तफा, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के बंगाल दौरे पर हैं और आज वो बर्दवान में होंगे। नड्डा मंदिर भी जाएंगे, किसानों के घर लंच करेंगे, लेकिन उनका पूरा फोकस किसानों पर होगा। नड्डा किसानों के घर जाएंगे और एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत भी करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम होगा? 11:30 बजे का वक्त है। इसके बाद 11:45 बजे घर घर जाकर चावल मांगेंगे। एक मुट्ठी चावल अभियान कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मिशन बंगाल है। 1 बजे किसानों के घर खाना खाने का उनका कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। उसके बाद 3 बजे सर्वमंगला मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तैयारियां वहां पर भी पूरी हो चुकी हैं। 3:10 पर बर्दवान में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। अब से कुछ ही देर बाद राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना से अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 11:50 पर जगदलपुर में कृषक सुरक्षा सभा हो जाएंगे। मनोज्ञा के पास चलेंगे सीधा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, तैयारियां कैसी हैं वहां पर? बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां एक और उल्लू ध्वनि दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद के साथ ये विश्वास कि आज जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां उतरेंगे,
कुछ ही पलों में उतरेंगे। जहाँ एक और ढाक की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर नृत्य संगीत भी। लेकिन इन सबके साथ साथ मैं इस समय हूँ मंदिर में। इस मंदिर की खासियत यह है कि 550 वर्ष पुराना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी तैयारियां आज के लिए खासतौर से किसानों तक पहुंचने की कोशिश। और जैसे ही किसानों तक पहुंचेंगे, यानी कि किसानों के साथ खाना खाएंगे और उसके साथ एक मुट्ठी चावल के साथ संदेश देने का प्रयास। ये सिर्फ उन महिलाओं की कतार नहीं है जो यहाँ स्वागत के लिए है मंदिर में, बल्कि उन लोगों की भी जो मंदिर के साथ साथ यहाँ के आने वाले कुछ घंटों में जेपी नड्डा एक और जहाँ पर मुलाकात करेंगे किसानों के साथ, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। और वहीं आज बंगाल की धरती पर बंगाल से ही देश को संदेश देने की कोशिश भी। बिल्कुल मनोज्ञ तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। लेकिन यहाँ पर एक देखिए बड़ी बात, क्योंकि पिछली बार हमने ये भी देखा था कि जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, पहले आदिवासी के घर खाना खाया, फिर किसान के घर खाना खाया, वहां से भी उन किसानों को संदेश देने की कोशिश जो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। और आज जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम यही है कि वो भी किसान के घर खाना खाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का एक नोटिफिकेशन आया होगा, और इसी नोटिफिकेशन के जरिए व्हाट्सएप ने अपने तमाम यूजर्स को कहा है कि अपना डेटा हमारे हवाले कर दो। आपके पास डेटा देने से इनकार करने का सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप व्हाट्सएप की सेवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आपको ये शर्त मंजूर है, और ऐसी शर्तों के पीछे खेल क्या है, जरा विस्तार से समझिए। दुनिया के अरबों लोग हर रोज व्हाट्सएप की बदौलत संवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे संदेश भेजते हैं, तस्वीरें और मीम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में हजारों किलोमीटर की दूरी से दस्तक देते हैं। अकेले भारत में ही 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसा करते हुए कभी नहीं सोचते कि उनके डेटा का क्या होगा। लोगों को लगता है कि वो जो संदेश भेज रहे हैं वो दो लोगों के बीच की ही बात है, उसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह संदेश मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत वो व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा, और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहने के लिए इस पॉलिसी को स्वीकार करना जरूरी है। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पॉलिसी स्वीकार न करने पर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप की ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, घोर हनन होगा आपकी प्राइवेसी का। व्हाट्सएप इफेक्टिवली कह रहा है कि आप अपने हाथ काट दे दीजिए और काट के मुझे दे दीजिए। यानी कि अगर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी है तो उसके बारे में भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके डेटा को मोनेटाइज करूंगा और आप मुझे परमिशंस देंगे। परमिशन नहीं देंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म यूज करना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के माइंडसेट को दर्शाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो मनमानी करना चाहें हम करेंगे। व्हाट्सएप के हालिया टर्म एंड कंडीशंस का क्या मतलब है? साधारण शब्दों में व्हाट्सएप जो डेटा शेयर करेगा उसका मतलब समझना जरूरी है। यानी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार करते ही आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले फोन या लैपटॉप का मॉडल, आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन की जानकारी, आप एक दिन में कितनी बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क साधते हैं, मसलन मैसेज कितनी बार करते हैं, मैसेज करते हैं तो किसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, फोटो ज्यादा भेजते हैं या संदेश ज्यादा भेजते हैं, ये सारी जानकारी शेयर की जाएगी। ये जानकारी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को दी जाएगी, और इन तीनों प्लेटफॉर्म के डेटा से आपका एक यूनिक प्रोफाइल बन जाएगा जो आप तक टारगेटेड विज्ञापन पहुंचाने और फेसबुक की जेब भरने के काम आएगा। आपके स्टेटस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हम लोग स्टोरी शेयर करते हैं, स्टेटस डालते हैं, तो मान लीजिए आपने स्टेटस डाला लुकिंग टू बाय न्यू कार, तो हो सकता है वो व्हाट्सएप उस स्टेटस मैसेज को शेयर करके एनालाइज करके कार कंपनियों को भेज दे कि इस व्यक्ति को इस मोबाइल नंबर जो है इनका ये नाम है, इनको कार की जरूरत है, तो आपको कॉल आने शुरू होंगे। तो इस तरह का डेटा का इस्तेमाल कई रूपों में किया जा सकता है, पर कुल मिला के अब आपका डेटा प्राइवेट नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो लोग व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल
लेन देन के लिए करते हैं उसकी जानकारी भी शेयर की जाएगी। इस तरह आपके खर्च करने, शॉपिंग करने की आदतें, आपका हिसाब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक के पास होगा। एक बार व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार कर ली तो अकाउंट डिलीट करने के बाद भी कंपनी इस डेटा को तुरंत नहीं हटाने वाली। अगर आपने अपनी कोई फोटो व्हाट्सएप को किसी मित्र को भेजी है तो व्हाट्सएप को उसको पब्लिश करने का अधिकार वो कानूनी तौर पर मांग रहे हैं, सरकारों के साथ शेयर करने के लिए, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए। ये अधिकार उन्होंने आपसे ले लिया है। अब वो तभी कर पाएंगे जब डेटा स्टोर होगा, पर ये कहीं क्लियरली नहीं कहा जा रहा है कि डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये एक तरह से शब्दों का मायाजाल है, पर आप ये मान के चलिए व्हाट्सएप पे आप जो भी जानकारी डाल रहे हैं वो एक 100% सिक्योर कह सकते हैं, पर प्राइवेट नहीं है। व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट्सएप के यूजर्स के पास पहले इसी तरह का एक नोटिस आया था जिसमें ऑप्शन था कि आप चाहें तो शर्तों को स्वीकार न करें, इसके बावजूद व्हाट्सएप चलता रहेगा। लेकिन अब व्हाट्सएप ने सीधे सीधे डेटा पर डाका डालने का मन बना लिया है। अगर नए नियमों को 8 फरवरी से पहले नहीं माना गया तो व्हाट्सएप की सेवा बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नए अपडेट से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो जाएगा? आपको अगर WhatsApp इस्तेमाल करते रहना है तो आपको ये सारे के सारे परमिशंस जो हैं वो WhatsApp को देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद जो है आपका फोन पर WhatsApp चलना बंद हो जाएगा। और कुछ लोगों को लगा था कि शायद एक तरीका होगा इससे बचने का, क्योंकि जो एंड्रॉयड यूजर्स के पास नोटिफिकेशन आ रहा था वहां पर 2 ऑप्शन थे, या तो आप अग्री कर लीजिए या फिर एक ऑप्शन था नॉट नाउ करके। iOS में यानी आईफोन यूजर्स के पास ये ऑप्शन नहीं था, वहां सिर्फ अग्री का ऑप्शन था। तो एंड्रॉयड यूजर्स ने जिन्होंने भी नॉट नाउ भी सिलेक्ट करा, वो जितनी बार भी आप WhatsApp खोल रहे हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन फिर से आ रहा है। तो यानी आपको आज नहीं तो कल 8 फरवरी से पहले इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना WhatsApp आपके फोन पे चलना बंद हो जाएगा। यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो चुपचाप अपने सारे डेटा कंपनी को देते रहिए, वो इसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करेगी और बदले में आपको मुफ्त में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने देगी। आप समझ रहे हैं कि आपकी हर पल की जानकारी अब सोशल साइट्स पर होगी। लेकिन करें तो क्या करें, व्हाट्सएप की आदत ऐसी हो गई है कि अब इससे निकलना मुश्किल है और ये बात कंपनियां समझती हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हम सीधा लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि एक मुट्ठी चावल, जी हां, बंगाल में कमल खिलाना है और आज जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। मिशन एक मुट्ठी चावल और 48,000 किसानों तक पहुंचना है, उनसे एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा। पूर्वी बर्धमान में आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, आज का उनका कार्यक्रम है। ममता सरकार लगातार किसान बिल को लेकर सरकार को घेर रही है और उसी के जवाब में एक मुट्ठी चावल, आज किसान के घर खाना खाने का भी कार्यक्रम है। 24 जनवरी तक ये अभियान चलेगा और फिर उसके बाद इन चावल का उपयोग होगा खिचड़ी बनाने में, जिसको वितरित किया जाएगा। सीधा चलते हैं, मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, तैयारी पूरी, और इससे पहले भी हमने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने भी किसान के घर खाना खाया था। ममता बनर्जी लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को, केंद्र सरकार को घेर रही हैं। आज उसी का जवाब एक मुट्ठी चावल लेकर किसानों के यहां से और फिर किसानों के घर जाकर खाना खाना। बिल्कुल बड़ी बातें। पहली बात तो ये कि ये 2021 का पहला दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इस समय बर्दवान में आज है शुरुआत, भले ही उनके सांसद हो यहाँ से, लेकिन अभी विधायक के लिए कतार में लगे हुए हैं कई लोग और पार्टी भी तैयारी कर रही है कि जितना संभव हो सके यहाँ से उसका आगाज हो। पहला दौरा है ये किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन उसके साथ साथ इस वर्ष के लिए कैसी है तैयारियां, क्या क्या ध्यान में रख रहे हैं? तो ये ध्यान में रख रहे हैं वो ये है कि जहां एक और आप वसंत ऋतु की शुरुआत मान सकते हैं कि भले ही अभी सर्दी का मौसम हो, लेकिन जो साड़ियों का रंग है वो अपने आप में वसंत ऋतु का आगाज बता रहा है। पहला मुद्दा ये कि जो आज चावल लिया जाएगा वो चावल रखा जाएगा और उसके बाद उसे कम्युनिटी किचन यानी कि खिचड़ी बनाकर जनता के बीच में खाया जाएगा और खिलाया जाएगा। किसान तक पहुंचने की कवायद इसलिए क्योंकि किसान पर एक और जहां केंद्र में आंदोलन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की बीजेपी बंगाल में उनके साथ है। एक और देखिए उल्लू ध्वनि है, उल्लू ध्वनि को बहुत ही पवित्र ध्वनि माना जाता है। कोई भी अच्छे कार्य करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बजाया जाता है शंख के साथ साथ, इस ध्वनि के साथ संकेत दिए जाते हैं कि अब शुभ समय शुरू हो चुका है। बीजेपी ये मानती है कि उनका भी इस समय जो बंगाल में प्रयास है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। ये जनता
एक बड़े सियासी शो की तैयारी है मनोज्ञा, लेकिन देखा जाए शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा मंदिर दर्शन से। वहां पर तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल आपको दिखाते ये है वो गोपी वल्लभपुर का मंदिर और इस मंदिर पर खासियत ये है कि ये राधा गोविंद का मंदिर है। हर बार कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है, भले वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो, वो हर बार आते हैं तो मंदिर के दर्शन करते हैं। 550 वर्ष पुराने इस मंदिर में आज इस बार फिर पूजन अर्चन होगा। थाल सजाया गया है जिसमें मोर पंख से लेकर सारी वो पूजा की प्रक्रिया को रखा जाएगा और पूजन अर्चन भी किया जाएगा। लेकिन जो संदेश देने का प्रयास है, एक और जहां वोट बैंक है तो वहीं दूसरी ओर बर्दवान ही क्यों? बर्दवान दरअसल इसलिए क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा अगर कहीं अनाज का उत्पादन होता है तो वो बंगाल में बर्दवान में होता है। राइस बोल भी कहा जाता है इसे। जब चावल की पैदावार ही सबसे ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसान तक पहुंचना है तो उसके हाथ से एक मुट्ठी चावल लेकर न सिर्फ ऋण लेना बल्कि ये भी बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं और उसके साथ साथ इस ऋण को चुकाने के लिए वोट के साथ अपने आप को जोड़ देना। बीजेपी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाना चाहती है। ये सिर्फ आप ये मान लीजिए कि ये छोटे छोटे मोती हैं जो एक माला में पिरोने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लोगों से मिलना जुलना, रैली करना और उसके साथ साथ हर कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाना। बात सिर्फ 40-50 हजार गाँव की नहीं है, बात है 74 लाख किसान की, जिन्हें एक साथ एक धागे में पिरोकर, जहां पीएम निधि जो किसान की जो निधि आती है बंगाल में नहीं दी जा रही थी, 6,000 रुपए जो बंगाल में हमेशा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से, तो अब उसको भी जनता तक पहुंचाना टीएमसी की ओर से। हालांकि पलटवार ये साफ है कि दिल्ली में जहां एक और किसान आपके विरोध में खड़े हैं उनकी तो आप सुध ले नहीं रहे हैं और बंगाल में आकर किसानों के साथ खाना खा रहे हैं और उनसे एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप टीएमसी लगा रही है। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ, मनोज्ञा लगातार वहां से मौजूद है और बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिखाएंगे वो तैयारियां भी, लेकिन उससे पहले बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं और बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा बर्दवान में किसानों के घर घर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। मकसद बंगाल में 74 लाख किसानों तक पहुंचने का है। बंगाल में काफिले पर हमले के एक महीने बाद फिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर हैं। चुनावी साल 2021 में पहला दौरा है। अपने अध्यक्ष के इस दौरे से बीजेपी बंगाल में चुनावी कैंपेन को रफ्तार देने जा रही है। जोर एक मुठो चाल कार्यक्रम पर है। इस बेहद महत्वाकांक्षी कैंपेन से बीजेपी जहां एक ओर 74 लाख किसानों से जुड़ेगी, वहीं कृषि कानूनों को लेकर शक व शुबा को भी दूर करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2021 का पश्चिम बंगाल का पहला दौरा आज होगा, लेकिन क्या होंगी उसमें खास बातें? बर्धमान जिले के इस दौरे में सारे दिन में वो कई जगह जाएंगे। उनमें से एक कटवा में ये खूबसूरत राधा गोविंद मंदिर है। ये मंदिर 550 वर्ष पुराना है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारियां अभी की हैं। क्या होगा खास? ये है वो डाला जिसमें पूरी तरह से तैयारी की गई है। दीपक, मोमबत्ती, माचिस, पूजन अर्चन का सारा सामान, दूभा, कपड़े, मास्क तक रखा हुआ है साथ में और चंदन आरती वगैरह। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों के घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल लेंगे। ये कार्यक्रम 24 जनवरी तक चलेगा। किसानों के लिए चावल से बीजेपी 25 से 30 जनवरी तक कम्युनिटी किचन चलाएगी, जिसमें किसानों और गरीबों को खाना मिलेगा। एक मुट्ठी कैंपेन से बीजेपी का बंगाल के 23 जिलों के 48 गांव तक पहुंचने का प्लान है। कोशिश 74 लाख किसानों तक पहुंचने की है। उन्हें कृषि कानूनों के फायदे समझाने की है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्षमता में आएंगे तो उस दिन हमारी जन्नत आएगी और हम लोग जो किसान भाई है, अन्नदाता है, उनके घर में एक मुट्ठी अन्न नहीं होता है। वो अपने जो उगाते हैं धान और चावल, उसी से एक मुट्ठी चावल आज माननीय नड्डा जी को देंगे और हम सभी लोग गांव-गांव में 58,000 गांव में हम लोग जाने वाले हैं, जहां पे किसान भाई लोग अपना जो सॉलिडरिटी हमारे प्रति है वो दिखाएंगे और हम उनको अपना सपोर्ट देने के अंगीकार करेंगे। एक और जहां पर सपोर्ट देने की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर सपोर्ट लेने की भी तैयारी है। ये एक अद्भुत विषय है जहां पर किसानों के साथ खड़े होकर किसानों का साथ मांगने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राधा गोविंदो मंदिर के दर्शन के साथ ही बर्दवान के दौरे की शुरुआत करेंगे। फिर वो जगदानंदपुर में कृषक सुरक्षा सभा में हिस्सा लेंगे और फिर शुरू होगा एक मुठ्ठो चाल कैंपेन। इसके तहत जेपी नड्डा 5 से 10 किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। आज दोपहर का खाना भी वो किसान के घर पर करेंगे। दोपहर बाद सर्वमंगला मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा बर्दवान की सड़कों पर उतरेंगे। बर्दवान में नड्डा का रोड शो 9 किलोमीटर का होगा, जो ब्लॉक टावर से शुरू होकर लॉर्ड कर्जन गेट तक जाएगा। करीब 1 महीने पहले डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। तब कई गाड़ियों के शीशे टूटे थे। नड्डा की कार पर पथराव के निशान थे। आज फिर नड्डा सड़क पर हुंकार भरने जा रहे हैं। एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहाँ लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। इस बार फोकस किसानों पर है। बीजेपी जानती है अन्नदाता बिगड़े तो खेल बंगाल का भी बिगड़ जाएगा। किसान दिल्ली को घेरकर 1.5 महीने से बैठे हैं। तीनों कानून को वापस करने की मांग पर डटे हैं। अब तक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के किसान विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। डर है कि अगर ये बंगाल तक पहुंचा तो मिशन बंगाल धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी अब किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में जी जान से जुट गई है। एक और जहां पर पूजन अर्चन, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के साथ संवाद, किसानों के साथ मिलने का प्रयास और उनके साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश। दिल्ली में भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन पार्टी और पार्टी के आला नेता ये बखूबी जानते हैं कि बंगाल के जरिए इस संदेश को पहुंचाने का भी कोशिश की जाएगी और उसके साथ साथ लोगों के साथ मुलाकात करके लोगों तक अपनी बात बंगाल में चुनाव के पहले पहुंचाने की हर संभव कोशिश। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा, आज तक। किसानों के बीच बैठ बनाना, माहौल बनाना और किसानों के बीच पहुंचना, किसान के घर खाना खाना, एक मुट्ठी चावल अभियान, सारी बातें आज जेपी नड्डा के इस दौरे में होने वाली। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। मनोज्ञा, इस बीच बहुत अहम है ये भी जानना, जरा समझाइए कि कृषि कानूनों को लेकर बंगाल का किसान, खासतौर पर वो जगह बर्दवान जिसको राइस बाउल भी कहा जाता है इस पूरे इलाके का, वहां पर इसको लेकर किसानों में किस तरह की राय है? देखिए, 2 बातें हैं। पहला कि जैसे उत्तर भारत में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी जमीन होती है किसानों के पास, वहां पर और बंगाल में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन हाथ से रोपा जाता है धान को, क्योंकि यहाँ की जमीन की जो टाइप है वो अलग है। लेकिन उसके साथ साथ जो जमीन की होल्डिंग्स हैं वो लेफ्ट के दौरान छोटी छोटी हैं, यानी कि जो बर्गादार हैं या जो फिर किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें नहीं हैं। ऐसे में रोपना और उस धान को यहाँ पर पैदा करना, ये पूरी प्रकृति के साथ साथ आसपास की डेमोग्राफी के साथ साथ बंगाल और उत्तर भारत में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी ये बखूबी जानती है और तृणमूल कांग्रेस भी इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में भले ही सामने से कोई प्रदर्शन ना हो या विरोधाभास ना हो किसानों में, लेकिन उसका मूल कारण ये है कि बर्दवान, हुगली और इन सब में जैसे जैसे जमीनें छोटी हैं वैसे वैसे उपजाऊ भी ज्यादा है। ऐसे में जब सीजन में लोग और किसान यहीं पर काम कर रहे हैं तो उनका यहाँ से छोड़कर जाना, विरोध प्रदर्शन करने का कोई मंसूबा नहीं रहता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र में केंद्र सरकार के खिलाफ इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है और कर भी रही है अपने सांसदों को भेजकर बार बार। इस समय बंगाल में सबसे बड़ी मुद्दे 3 हैं। पहला ये कि जो किसान निधि जो प्रधानमंत्री की ओर से आ रही थी वो बंगाल में दी नहीं जा रही थी, इसका विरोध जरूर हुआ है और कई बार हुआ है। अब उस पर राज्य सरकार ने सहमति न भी दी हो तो कम से कम विरोध कम कर दिया है। दूसरी बात कि किसानों के लिए जो 74 लाख किसान हैं उनके लिए कई और स्कीम्स हैं जो राज्य सरकार ने चलाई हैं, जिसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को होना लाजमी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, केंद्र में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका फायदा तृणमूल को हो और उसका नुकसान बीजेपी को ना हो, इसलिए आज ये कवायद है कि जहां एक और किसान के घर जा जाकर पहले एक मुट्ठी चावल ही क्यों,
जहां एक और चावल की सबसे ज्यादा पैदावार बंगाल में होती है, तो वहीं इसे उनका धन, उनका अन्न भी माना जाता है। अन्नदाता के लिए अगर सबसे बड़ा धन कुछ है तो वो उसकी उपजाए हुए चावल हैं, और ऐसे में चावल को लेकर एक आशीर्वाद के तौर पे भी देखा जाता है और साथ ही साथ एक आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी। बिहार में हजारों बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम पास बेरोजगार नौजवान हैं। चपरासी बनने के लिए इंटरव्यू की लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी देने वाली नीतियों पर दस्तक देती ये रिपोर्ट देखिए। नाले में ये लोग जो पुलिस की लाठी के डर से भाग रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं, इनका अपराध बस ये कि ये बेरोजगार है। बिहार के बेरोजगार, वो बिहार जहां 2 महीने पहले सियासत, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार, हर बेटी को नौकरी के नारे लगाकर वोट ले चुकी है। और आज तक का कैमरा अब जिस जगह युवाओं के बीच दाखिल हो रहा है, ये नौजवान भी बेरोजगार हैं। ये वो होनहार हैं जिनके माता पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलाते हैं और सत्ताधारी इन्हें चपरासी भर्ती की लाइन में खड़ा कराते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। और जो जिस जॉब के लिए आपने आवेदन दिया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो 12th बेसिस पे है। 12th बेसिस। ग्रेजुएशन है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। दुनिया को प्राचीन काल से ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के नौजवानों के इन चेहरों को देखिए जरा, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय में पिछले साल निकले 96 चपरासी पदों की भर्ती के लिए 1 महीने से इंटरव्यू की लाइन में 1.25 लाख लोगों के साथ खड़े हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, डबल एमए करके वो नौकरी लेने की लाचारी है जिसमें योग्यता ही सिर्फ 12वीं पास मांगी गई। तो आपको लगा था कि पीजी करने के बाद इस पद के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन लास्ट में हमको करना पड़ा। अच्छा, क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? बीएससी है। बीएससी है। रोजगार ना दे पाना तो एक सरकारी अपराध है ही, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को कम योग्यता की नौकरी पाने के लिए विवश करना भी एक तरह की बड़ी बेरोजगारी ही है। यह हालात क्यों पैदा होते हैं, ये भी पटना में ही हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख ही अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी पाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए युवाओं में बेरोजगारी की दर साल 2017 में 12.1% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 13.2% हो गई। ये तादाद बढ़ती जाएगी क्योंकि नौकरियां निकालकर सरकारें भर्ती प्रक्रिया इतना लटकाती हैं कि परेशान युवा पटना में उस नौकरी के लिए धरना देते नजर आते हैं जो 1 साल से फंसी हुई है। बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दावा है 1 साल पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, पास हो चुके इन नौजवानों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। लाठी के सहारे खड़े राजू राज और दूसरे सैकड़ों युवाओं को नौकरी मांगने पर भागिए भागिए कहकर भगाया जाने लगा। इसी तरह कैसे दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नौकरी देना नहीं आता, भगाना तो आता है। लाठियां फटकानी थी, फटकाई और नौकरी मांगने वालों को भागना पड़ा, नाले तक में रास्ता खोजना पड़ा। अब क्या पता ये नौजवान भी आगे ऐसी नौकरी की लाइन में खड़े मिले जहां योग्यता से कहीं कम के पद पर काम करने की लाचारी खड़ी रहे। उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। दिल्ली में बारिश और कोहरा है, कश्मीर में बर्फ का पहरा है। जी हाँ, कश्मीर में इतनी बर्फ गिरी है कि अस्पताल में बर्फ के बीच एक मां और उसके हाल ही में पैदा हुए बच्चे को सेना की मदद से उनके घर तक पहुंचाया गया। सेना के जवान देवदूत बनकर आए और उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाया। देश की राजधानी कोहरे की चादर में दुबकी है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ठंड भी कभी कम कभी ज्यादा हो रही है, लेकिन कश्मीर में बर्फबारी से हाल बेहाल है। पूरी घाटी बर्फ से पटी पड़ी है, बर्फीले तूफान भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के सोपोर की हैं। भयंकर बर्फबारी के बीच सेना लोगों के लिए मददगार बन रही है। सोपोर के दुनिवर कैंप में एक फोन आता है। फोन पर मजीद अहमद बताते हैं कि उनकी पत्नी और उनका हाल में पैदा हुआ बच्चा अस्पताल में फंसे हुए हैं। उन्हें घर पहुंचाना है। बर्फ में एम्बुलेंस चल नहीं सकती।
इसके बाद तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफर सेना के जवानों ने जच्चा और बच्चे को कंधों पर उठाकर किया। और अब आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी जिधर देखो बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर डल झील तक बर्फ का अंबार लगा पड़ा है। पूरे शहर में बर्फ को तेजी से किनारे लगाने का काम चल रहा है। कश्मीर घाटी में इस हफ्ते बर्फबारी हुई और अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से घाटी की तस्वीर ही बदल गई है। आज एकदम जन्नत का नज़ारा हर तरफ दिख रहा है। ये जो बर्फबारी थी इतनी सारी थी कि सरफेसेस पे कई दिनों तक रहेगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये बर्फ यहाँ डल झील के किनारों पे जमी हुई है और इस पूरे इलाके को खूबसूरत बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त इस बर्फ ने टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नई जान फिर से लाई है कश्मीर घाटी के। लेकिन श्रीनगर में इस भयंकर बर्फबारी के बीच टूरिस्ट खूब आ रहे हैं और मौज मस्ती भी जमकर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सिटी है कश्मीर, और मैं सबको यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जैसा प्लेस इंडिया में कोई भी नहीं है। और कश्मीर में बहुत मस्ती की, बहुत मजा आई, और कश्मीर में लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, नेचुरल लोकेशन है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ था। तब से श्रीनगर में वीरानगी छाई थी, लेकिन 2020 का दिसंबर और 2021 की शुरुआत श्रीनगर वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। भयंकर बर्फबारी में तकलीफें तो हो रही हैं, लेकिन काम धंधे में ये तकलीफें छू मंतर हो रही हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।